तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लूसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में की ये जो बुक है, इसमें जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, उन्हें हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि हम 100 प्लस प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करें। इस बुक में तकरीबन 900 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिन्हें हम कुछ वीडियोज़ में 9 या 10 वीडियोज़ में इन्हें हम कवर कर लेंगे। इसे बहुत ही डिटेल तरीके से कवर किया जाएगा, तो आप इस सीरीज़ को मिस बिल्कुल भी ना करें। आइए आगे चलते हैं। यही वो बुक है जिसे हमें कवर करना है। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 7 से 11 वर्ष का होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आपसे पूछा है कि जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो देखिए, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में वो कब सोचता है, तो वो सोचता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की आयु के जो होते हैं बच्चे, उन्हें उनमें ये अवस्था होती है। इसे एक और नाम से जानते हैं, औपचारिक को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो ये 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है कोहलबर्ग, दूसरा है एरिक्सन, तीसरा है स्किनर या फिर पियाजे। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, वो की गई पियाजे के द्वारा। एरिक्सन ने विकास को 8 भागों में बांटा, वहीं स्किनर ने क्रिया प्रसूत का रूल दिया। इसमें इन्होंने प्रबलन को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया अपने रूल्स में। इन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को अगर आपको सिखाना है कुछ, तो उसे कुछ ना कुछ आप प्रबलन दीजिए, तभी वो कार्य करने के लिए उत्सुक होगा। वहीं कोहलबर्ग ने सामाजिकता से अपने नियम को जोड़ा और कहा कि बच्चा समाज में रहकर काफ़ी अच्छे तरीके से सीखता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा पियाजे। पियाजे ने ही बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि क्या कह रहा है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो जो अब विकास कभी नहीं समाप्त हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि विकास निरंतर हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता या फिर अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो देखा जाए, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। मतलब कोई भी एक शिक्षक है जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहा है, उसे किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? तो पढ़ाने की उत्सुकता। किसी भी टीचर में ये चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती हैं कि उसके अंदर पढ़ाने की उत्सुकता हो कि नहीं हो। जो सबसे विशेष है वो क्या है? धैर्य और दृढ़ता। देखिए, अगर कोई प्राथमिक स्तर का टीचर है, तो उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो इस समय एक प्राइमरी के स्तर के बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, जो कि 1 से 5 के होंगे। वो काफ़ी छोटे होंगे, उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे उलझे हुए सवाल होंगे, और जिसे आपको बहुत सारे आसान सवाल होंगे, तो जिनका जवाब आपको क्या होगा, बहुत ही धैर्यता से और दृढ़ता से देना पड़ेगा। तो प्राथमिक स्तर पर आपके पास धैर्य और दृढ़ता जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का पोषण करता है? ऑप्शन नंबर ए है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है कि विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। और चौथा है कि परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना।
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न पूछने के अवसर उपलब्ध कराना। क्यों? क्योंकि देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का पोषण करता है। यानी कि आपको शिक्षार्थियों में क्या करना है, क्रिएटिविटी लाना है, सृजनात्मकता लाना है। और वो आप तभी ला पाएंगे जब आप प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं, उनके अंदर जो इंटरनल टैलेंट है, उनको जब आप बाहर लेके आएंगे, उनका जब आप पोषण करेंगे और कहीं ना कहीं प्रश्न उनको करने के अवसर देंगे, तभी उनकी सृजनात्मकता क्या होगी, बाहर आएगी। तो जो पाँचवें का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि बच्चा कब तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो आपसे ऊपर वाले प्रश्न में पूछा था कि बच्चा कब अमूर्त तरीके से जो भी अमूर्त वस्तुएं घटनाएं हैं उन्हें वो उन पर कब चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो तो था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन इस प्रश्न में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं, इस समय केवल तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं को देख रहा है, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बच्चा सिर्फ तार्किक रूप से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही सोचने लगता है। तो जो छठे का ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप्स के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप्स के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यहाँ पर सक्रिय सदस्य है, तो सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं, किशोरावस्था में। आठवां प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्या कह रहा है कि निम्न कक्षाओं की में शिक्षण की खेल विधि प्ले मेथड आधारित है। जो निम्न कक्षाएं हैं, निम्न कक्षाएं यानी कि छोटी कक्षाएं जिनको हम प्राइमरी कहते हैं, यानी कि 1 से 5 तक की, तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि, जो खेल विधि है वो आधारित है। किस पर आधारित है, ऑप्शन ए है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण की विधियों पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांतों पर, या फिर विकास एवं वृद्धि डेवलपमेंट एवं ग्रोथ के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, सोशल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग पर। तो देखो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो निम्न कक्षाओं में आप शिक्षण की खेल विधि पढ़ाते हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, उसके विकास एवं वृद्धि से संबंध रख रहे हो। यानी कि आप वहाँ पर जो खेल विधि शिक्षण की जो खेल विधि का प्रयोग कर रहे हो, वहाँ पे आप फिजिकल चीज़ों को ज़्यादा कराने की कोशिश करते हो, ताकि क्या हो, बच्चे का जो विकास और जो वृद्धि हो वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षण की खेल विधि का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या फिर ऑडिटोरियम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। देखो आप कभी भी बच्चे के जो कॉग्निटिव है, जो संज्ञानात्मक विकास है उसको आप सही तरीके से सिर्फ और सिर्फ विद्यालय एवं कक्षा में ही कर सकते हो। क्योंकि देखो खेल के मैदान में उसके सारे आप संज्ञानात्मक विकास जो उसका है वो खेल के मैदान में उसका नहीं निकलेगा। घर पे भी संज्ञानात्मक विकास जैसा वो कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो सबको जानता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेगा। ऑडिटोरियम में किसी फिक्स किसी मकसद से जाएगा, वहाँ पे भी नहीं करेगा। लेकिन विद्यालय एवं कक्षा में वो क्या करेगा, वो सारे प्रकार की चीज़ें करेगा, पढ़ भी रहा है, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ खेल भी रहा है। तो वहाँ पे उसको कोई सपोर्ट करने की चीज़ नहीं है, वहाँ पे उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है अपने संज्ञान से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उसका संज्ञानात्मक विकास का जो सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो विद्यालय एवं कक्षा में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का निर्धारक तत्व नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन है
कि सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक संचरण। पियाजे ने अपने बौद्धिक विकास का जो उन्होंने परिभाषा दिया, उसमें उन्होंने कहीं पे भी सोशल संचरण यानी कि जो सोशल सामाजिक संचरण यानी फिर सोशल ट्रांसमिशन है, उसको कोई भी अपने थ्योरी में उन्होंने जगह नहीं दिया था। अनुभव संतुलीकरण को उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने सामाजिक संचरण का जिक्र कहीं नहीं किया था। सामाजिक संचरण की बात सबसे ज़्यादा कोई करता है तो वो करते हैं वाइगॉत्स्की अपनी थ्योरी में। पियाजे इस चीज़ को कहीं से भी नहीं लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ठीक है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है और यह अवस्था है। आपसे कह रहा है कि मूर्त अनुभवों से कब बच्चे के अंदर जो है कि प्रत्ययों का जो है कि वो मूर्त तरीके से कब सोचेगा। तो पहला क्या ऑप्शन है कि 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष। तो देखो, जन्म से 2 वर्ष क्या होता है, शैशवावस्था होता है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला 7 से 12 वर्ष तक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो मूर्त अनुभवों के प्रत्ययों से जो सीखेगा वो किस अवस्था में सीखेगा, वो सीखेगा 7 से 12 वर्ष में, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, 7 से 12 वर्ष तक। वहीं 12 वर्ष से वयस्क तक को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। बी है, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। सी है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और डी है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो देखो, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन है इसमें से जो कथन जो कि विकास को सही से परिभाषित नहीं करता है। तो देखो, आपसे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। तो ये बात सही है कि विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। जैसे छोटे बच्चों में जो विकास होता है उस समय अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है बड़े होने पर वो सारी चीज़ें उनमें लक्षित हो कहीं ना कहीं। तो प्रत्येक अवस्था की अपने खतरे हैं, यानी कि उसको बच्चे को, अगर वो बच्चा ही है तभी हमें ध्यान देना होगा। ऑप्शन सी को देखिए कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है कि विकास क्या होता है, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। यानी कि जो हमारा सांस्कृतिक इन्वायरमेंट है, हमारा जो भी हमारी संस्कृति होती है, उससे कहीं ना कहीं हमारा विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसी संस्कृति में हम पलते हैं, कहीं ना कहीं हमारा विकास भी उसी तरीके से होता है। तो ये बात भी सत्य है विकास को लेके। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल सत्य है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं और प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, यही बात कहीं ना कहीं गलत है। देखो, विकास उकसावा या फिर बढ़ावा देने से हो सकता है, ठीक है। ये जैसे कि अगर किसी का कोई है जिसको आप बोल दो कि तुम इतना पढ़ते हो लेकिन फिर भी तुम्हारे नंबर्स नहीं आते हैं, तुम्हारे नंबर कम आते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपने उसको उकसा दिया किसी बात को देख लेके। तो कहीं ना कहीं अगर उसे वो बात लग जाती है तो वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है और हो सकता है कि वो आगे जाके अच्छे नंबर्स लाए। तो यहाँ पे हो सकता है कि विकास उकसावा या फिर बढ़ावा देने से हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये सीधे सीधे मना कर रहा है कि देने से नहीं होता है, ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सामान्य खेलों के लिए ऑप्शन ए है कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ऑप्शन बी है कि पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन सी है कि व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और ऑप्शन डी है अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि मतलब आपको ये बताना है कि उत्तर बाल्यावस्था के लिए कौन ऐसा ऑप्शन है जो उचित नहीं है। तो देखो उत्तर बाल्यावस्था में किसी भी बालक में पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका वो नहीं प्राप्त किया होता है अभी तक। वो सिर्फ उत्तर बाल्यावस्था में है। उसके अंदर पुरुषोचित ये चीज़ें कब आती हैं, पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित, ये आता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ये आ जाता है किसी भी बालक या फिर बालिका में, लेकिन वो उत्तर बाल्यावस्था में नहीं आया रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ ऑप्शन है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो देखो जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला जो है कि विकास का सही मायने में अर्थ होता है। वैसे देखा जाए तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। विकास चारों को दर्शा रहा है, लेकिन हमें सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनना है और वो हो जाएगा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को हम विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। टॉय एज किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर ये सभी। तो देखो ये सभी तो होगा नहीं। वहीं शैशवावस्था में बालक टॉय एज नहीं टॉय एज उसकी नहीं होती है। टॉय एज कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। देखो शैशवावस्था में जो बच्चा है वो 0 से 2 वर्ष का होता है। उस समय वो उसे खेलना नहीं आता है। वो अपने तो संवेगों से, वो अपने संवेदी प्रेरक अवस्था में उस समय होता है। वो अपने संवेगों द्वारा अपनी चीज़ों को बताता है, रोग आके सिर्फ चीज़ों को बताता है, वो खेल नहीं सकता। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है यानी कि 2 वर्ष से जब बड़ा होता है तो उसे खिलौनों का मतलब समझ में आ जाता है और वो खेलने लगता है। इसलिए खिलौना आयु किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 16वां क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। तो आपसे कह रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो देखो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, खेलने की अवस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होता है उसमें आप कहीं ना कहीं प्री गैंग एज होता है, वो आपका बिल्कुल पूर्व बाल्यावस्था, दल समूह में रहता है लड़का। अनुकरण करने की अवस्था होती है, उस समय काफ़ी वो आपका अनुकरण करता है। प्रश्न करने की अवस्था काफ़ी क्वेश्चंस भी करता है। लेकिन खेलने की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था अभी नहीं हुई होती है। वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से अभी खेल को नहीं समझा होता है, हार या जीत वाली खेल वो नहीं खेलता है। इसलिए खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। देखो इसमें क्या है कि सिर्फ द्रव्यमान यहाँ लिखा है, द्रव्यमान और संख्या लिखा है, यहाँ पे संख्या लिखा है, यहाँ पे तीनों चीज़ लिखा है। तो यानी कि उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते बच्चा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तीनों ही तत्वों में परिवर्तन को समझने लगता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन, एडजस्टमेंट है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसके साथ,
पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर ये सभी। तो देखो जो हमारा व्यक्तित्व है उसका जो हमारा स्थायी समायोजन होता है, एडजस्टमेंट होता है, हम एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखो कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ भी करते हैं, जीवन के साथ भी करते हैं, और प्रकृति के साथ भी हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन क्या है, 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, या फिर 10 शब्द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 शब्द। यानी कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार होता है वो कितना शब्द हो जाता है, 100 शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, शर्म तथा गर्व, शेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर वृद्धावस्था। तो देखो शर्म और गर्व की जो अवस्था होती है ये होती है बाल्यावस्था। ये क्या होती है, बाल्यावस्था। इसे एरिक एरिक्सन ने दिया था। एरिक एरिक्सन ने विकास को 8 भागों में बांटा था, जिसमें से ये दूसरी अवस्था होती है। तो शर्म और गर्व की अवस्था कब मानी जाती है, बाल्यावस्था को। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। भय, घृणा, आश्चर्य, या फिर भूख। तो देखो जो मूल प्रवृत्ति हमारी होती है जिज्ञासा, उस जिज्ञासा का कहीं ना कहीं जो संवेग होता है वो होता है आश्चर्य। तो जिज्ञासा जो हमारी मूल प्रवृत्ति है उसका जो संवेग होगा वो क्या होगा, आश्चर्य। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। मैकडूगल ने हमारे मूल प्रवृत्तियों को 14 भागों में बांटा था, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति की मूल प्रवृत्ति की कोई ना कोई उसके साथ एक संवेग जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी मूल प्रवृत्ति है उसका जो संवेग होगा वो होगा आश्चर्य। यानी कि कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर जिज्ञासा है तो आपके अंदर कौन सा संवेग आएगा, वो संवेग आएगा आश्चर्य का। मतलब कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा आ गई कि अ, ये कैसे है, सांप को देखने की जिज्ञासा आ गई, तो आपके अंदर आश्चर्य भी होगा कि ये क्या है, ये कैसे डिफरेंट है। तो आपके अंदर ये जो है कि क्या होगा, संवेग आएगा, और वो संवेग होगा आश्चर्य। ऐसे ही सबके सारे प्रवृत्तियों के, मूल प्रवृत्तियों के अपने अपने संवेग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ध्यान रखना है शैशवावस्था की बात हो रही है। शैशवावस्था का मतलब हो गया 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है, तो इसकी प्रमुख विशेषता चिंतन प्रक्रिया कहीं से भी नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए शैशवावस्था में जो बालक है वो अभी मात्र 0 से 2 वर्ष का है। ठीक है, तो इस समय उसके सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो अभी अभी सारी चीज़ों को देख रहा है, उसके लिए सारी चीज़ें नई हैं, तो उसके लिए जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। वो सारी चीज़ों में क्या, क्यों, कैसे पूछता रहता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, वो आपको देख के ही सीखता है, वो अपने से बड़ों को देख के ही सीखता है, तो उसके अंदर अनुकरण की भी प्रवृत्ति होती है। लेकिन उसके अंदर चिंतन किसी चीज़ की भी नहीं होती है, उसके अंदर चिंतन प्रक्रिया अभी नहीं आई। तो इसके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो चिंतन कैसे आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन है कॉल्सेनिक, पियाजे, स्किनर, या फिर हरलॉक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्किनर। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो भी ये पॉइंट्स होते हैं, ये जो फैक्ट लिखा होता है कि ये किसने कहा है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, इसे आपको डायरेक्टली याद कर लेना है कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। क्वेश्चंस में ये चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती हैं, इन्हें समझना, इसे हम समझ नहीं सकते हैं। ये किसी का कथन है जिसको आपको डायरेक्टली क्या करना है, याद कर लेना है। तो 23वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
24 क्या है कि बाल्यावस्था की अवस्था होती है, यानी कि बाल्यावस्था कब से कब तक होता है, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो बाल्यावस्था होता है वो कब तक होता है, तो ध्यान रखेंगे कि जो बाल्यावस्था होता है वो 12 वर्ष तक होता है। कैसे, तो जो हमारा बाल्यावस्था होता है उसमें यहाँ पर सिर्फ बाल्यावस्था लिख दिया, यानी कि वो क्या किया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इन दोनों को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो इन जो दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो इसको हम एक ही साथ मिला के हम कह सकते हैं बाल्यावस्था। तो देखो, जो पूर्व बाल्यावस्था होता है वो 2 से 5 वर्ष तक होता है और ये होता है 5 से 12 वर्ष तक। इसको हम 7 भी कभी कभी कहते हैं और यहाँ से फिर 7 से हम 12 कहते हैं। तो यानी कि जो ओवरऑल मिला के बाल्यावस्था होगी वो कब तक होगा, 12 वर्ष तक। तो 24 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, अधिगम एवं वृद्धि। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विकास एवं वृद्धि से तात्पर्य है, विकास एवं वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो देखो, जो विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य है वो है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या फिर रुचि। तो जो परिपक्वता का संबंध है वो किससे है, तो विकास से है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परिपक्वता आपके अंदर तभी आएगी जब आपका विकास होगा, जब आपके विकास का मतलब होता है कि सारे क्षेत्र, विकास के अंतर्गत सारे क्षेत्र आ गए, संज्ञानात्मक, आपका शारीरिक, आपका मानसिक, आपका संवेगात्मक, ये सारे ही क्षेत्र विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर परिपक्वता तभी आएगी जब आपका क्या होगा, समूल विकास होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, तनाव और क्रोध, टेंशन एवं एंगर की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो देखो, तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, तनाव और क्रोध की अवस्था इसे कहा जाता है। इसका इस अवस्था का नाम ही है तनाव और क्रोध की अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कह रहा है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या फिर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो देखो जी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। हमें किसी भी आप सीडीपी में जब आंसर कर रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों का, तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ चाइल्ड सेंटर्ड रखना है, यानी कि सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ठीक है, तो आप बच्चे में रुचि कैसे जगा पाएंगे, आप बच्चों को पढ़ के आने के लिए कहेंगे, उसका रुचि वहीं ख़त्म हो जाएगा। आपने उसे एक टास्क दे दिया जो कि पहले से ही बोरिंग था, अब वो करेगा ही नहीं। किताब पढ़ना उसके लिए पहले ही बोरिंग चीज़ थी, तो पढ़कर आने के लिए आप नहीं कहेंगे। स्वयं गतिविधि करेंगे तो वो कहाँ से सीखेगा। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे लेकिन कर तो आप ही रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए दीजिए। वो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ जो है कि जो उसके सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ जो है कि गतिविधि करेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों को वो सीखेगा, उनसे सीखेगा, खुद बताएगा, तो उसमें वो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों में रुचि बनाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु, मेंटल एज 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला होता है मेंटल एज
अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। इसी से हम लोग बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं। तो मेंटल एज कितना है, मेंटल एज है 12 वर्ष, तो हम ऊपर रख देंगे 12, नीचे रख देंगे क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है 10, तो नीचे रख देंगे 10 गुणा 100। 10 से 100 को काटेंगे आ जाएगा 10, 12 से 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 120, यानी कि इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो IQ है वो कितना है 120। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शारीरिक विकास का मतलब हो गया सिर्फ शरीर की जो विकास होगी सिर्फ उसे, जैसे हाथ का बढ़ना, पैर बढ़ना, क्या कहते हैं मस्तिष्क बढ़ जाना, इन सब चीज़ों में जब विकास हो रहा है उसको आप शारीरिक विकास कहोगे। ऑप्शन है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन होता है, शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायु मंडल, ठीक है। स्नायु मंडल का मतलब होता है जब आपके मस्तिष्क में वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं स्नायु मंडल, मतलब मस्तिष्क को ही हम स्नायु मंडल कहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास का पार्ट हो गया, और सारे शारीरिक विकास के पार्ट नहीं है। देखो स्मृति ये क्या है, ये तो आपके संवेग का पार्ट हो गया, स्मृति एक तरह से आपके कॉग्निटिव का पार्ट हो गया, ठीक है ना, आपके संज्ञान का पार्ट हो गया। स्मृति क्या हो गया, आपके संज्ञान का पार्ट हो गया, वो शारीरिक का पार्ट नहीं हुआ, शारीरिक क्षेत्र में नहीं आएगा। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा भी क्या हो गया, एक आंतरिक चीज़ हो गई जो कि क्या होती है, ये भी एक प्रकार का संवेगी है। तो अभिप्रेरणा भी नहीं होगा, वहीं समायोजन भी नहीं होगा। समायोजन क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं कि कैसे हमें करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं शारीरिक विकास। ये सब दिख थोड़ी रहे हैं, शारीरिक विकास तो आपको दिख जाएगा। तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्नायु मंडल, जो कि स्नायु मंडल हमें क्या होता है, दिखता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क में जब वृद्धि होती है तो वो तो हमें दिखाई देता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब आपसे कह रहा है कि मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, आप ये बताइए। ऑप्शन है कि मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी है इससे बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है, ऑप्शन सी है कि बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, और ऑप्शन डी है कि शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा कि इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, और शिक्षक। तो इसका जो आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, देखो इससे बच्चे पढ़ेंगे ऐसा तो कतई नहीं होगा, आप मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं और डिमोटिवेट होंगे, जिनका नंबर कम होगा वो डिमोटिवेट हो सकते हैं। इससे बच्चों की इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे बच्चों की उपलब्धि हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा अगर पढ़ाई, बच्चे में बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं ना, तो उससे बच्चे की उपलब्धि तो नहीं पता चल रही, हो सकता है उसका सिंगिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, तो आप उसकी उपलब्धि तो नहीं जांच कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मूल्यांकन का पार्ट, मूल्यांकन इसलिए नहीं किया जाता। बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो क्या होता है कि बच्चों को सीखने के स्तर का ही पता चलता है कि वो कहाँ तक सीखा है, वो इसीलिए सिर्फ मूल्यांकन होता है, ताकि बच्चे को पता चल सके कि बच्चा अभी किस स्तर पर है, वो अगर 3 स्टेज है तो वो किस स्टेज पर है, वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, या फिर वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर बच्चों को जो सीखने का स्तर है सिर्फ उसका ज्ञान होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 क्या है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। तो देखो जब आपके शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं कौन सी वृद्धि हो रही है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, फिजिकल एवं डायनामिकल डेवलपमेंट आपका हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे कहीं से भी आपका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कहीं से भी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर मोरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जब आपके शरीर के आकार में वृद्धि हो रही है तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास ही वहाँ पे हो रहा है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है कि वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो देखो, जो आपका मानसिक विकास है उसको कहीं ना कहीं ये सभी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जिसे हम लोग सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, होती है। तो पियाजे के अनुसार जो है कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या फिर 11 से 16 वर्ष। तो जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष। 2 से 7 वर्ष कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 से 16 वर्ष कौन सा होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, या फिर जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो वो चारों अवस्थाएं पियाजे ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कौन सा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो देखो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो बिल्कुल ये बात सत्य है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई लड़का है तो वो लड़की से ज़्यादा ही तेज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो या फिर कोई लड़की किसी लड़के से तेज हो सकती है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 37 क्या कह रहा है कि परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य है। परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कि बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, तो देखो, परामर्श काउंसलिंग का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं सब है, इसमें से तीनों ही हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों को समझना, बिल्कुल, इसीलिए हम काउंसलिंग करते हैं कि भाई हम बच्चों को समझ सकें कि बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है। बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, भाई बच्चे में क्या कमी है ये हम उसकी काउंसलिंग करेंगे तभी पता चलेगा। और बच्चों को समायोजन में सहायता प्राप्त करना, बच्चा किसी चीज़ में डर रहा है, वो उसे नहीं करना चाहता, या फिर वो क्यों डर रहा है, और वही चीज़ में हम सहायता प्रदान करते हैं जब हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। ऑप्शन सी है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और ऑप्शन डी है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। यही कथन क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से सही होगा। बाकी सारे कथन क्या हैं? गलत हैं। यही कथन क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं क्यों। क्योंकि देखो, विद्यालय में आने से पहले, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। बच्चा बहुत सारे पूर्व ज्ञान लेके आया होता है, वो मातृभाषा सीख के आया होता है, वो कैसे चीज़ों को पढ़ना है, पढ़ना तो खैर बेसिक चीज़ों को पढ़ना सीख के आया होता है। ठीक है, या फिर वो आसपास की चीज़ों को समझ रहा होता है। तो बहुत सारे पूर्व ज्ञान लेके आया होता है, ऐसा कोई नहीं है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हम कह सकते। अधिगम प्रक्रिया बनाई ही ऐसे जाती है कि बच्चों को कष्ट ना हो। तो ये भी शिक्षा मनोविज्ञान से कहीं ना कहीं गलत है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ये बात भी गलत है। बच्चे उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अपने जो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बाकी घर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये
ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, उनके अंदर कौन सा इनर टैलेंट है वो हमें नहीं पता, वो सिर्फ उन्हें पता है, और वो उन्हीं चीज़ों का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 कह रहा है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। देखो, आप बच्चों में नैतिकता की स्थापना तभी कर पाएंगे जब आप एक टीचर होने के नाते आदर्श व्यवहार उनके साथ करेंगे। तभी क्या होगा, उनके अंदर नैतिकता का विकास होगा, तभी उनके अंदर नैतिकता आएगी जब आप खुद करेंगे। उन्हें आप धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए कहेंगे, अभी तो वो मात्र बच्चा है, उन्हें उससे धार्मिक किताब आप पढ़ने के लिए तो कह ही नहीं सकते। उसका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, आप मूल्यांकन करके तो उसका कभी नैतिकता नहीं सुधार सकते। उसका खुद ही आप मूल्यांकन कर रहे हो कि ये गलत, ये गलत, ये गलत, आप गलत कर रहे हो, तो वो फिर तो सीखेगा ही नहीं, आप गलत कहोगे तो। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, भाई सभा में आधे घंटे उपदेश दे दिए तो उसकी नैतिकता थोड़ी सुधर जाएगी। उसके साथ आप जब तक हैं क्लास में, जब तक हैं तब तक आप आदर्श रूप में व्यवहार करिए, तभी उसके अंदर नैतिकता आएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो देखो, शिक्षक के साथ और शिक्षक और विद्यार्थी में तो ये सारे ही संबंध होने चाहिए, तो ये सभी सही हो जाएगा। स्नेह का भी, विश्वास का भी और सम्मान का, इन तीनों का संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक जो अच्छा अध्यापक होगा वो विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ का बढ़ावा देगा? यानी कि अगर आप एक अच्छे अध्यापक हैं, किसका बढ़ावा आप ज़्यादा देंगे? प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या फिर तटस्थता की भावना को? तो देखो, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहयोग की भावना का। यानी कि अगर ये कोई अच्छा अध्यापक है तो वो विद्यार्थियों के मध्य सहयोग, कोऑपरेशन की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? एक अध्यापक जो है कि मानसिक रूप से स्वस्थ कब कहलाएगा? ऑप्शन है, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, वह अपने विषय का गहन ज्ञान है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो देखो, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। क्या हो जाएगा? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। मानसिक रूप से स्वस्थ अगर कोई है तो वो क्या होगा? संवेदनात्मक रूप से भी संतुलित होगा, और यही एक अच्छे और स्वस्थ अध्यापक की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो देखो, शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड आपको करना है, और वही शिक्षा का उद्देश्य भी है। यानी कि अगर किसी को भी अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर आप बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में देखेंगे कि वो न सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़े, बल्कि उसके बाहर वो नैतिकता को भी समझे, सामाजिकता को भी समझे, है ना, अपने संज्ञान को भी बहुत अच्छे से यूज करे। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि उसके सर्वांगीण विकास के बारे में हम शिक्षा के में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वोशंट, IQ 90 से 110 के मध्य है, वह किस प्रकार का बालक है? सामान्य बुद्धि, एवरेज इंटेलिजेंस, प्रखर बुद्धि, वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस, उत्कृष्ट बुद्धि, सुपीरियर इंटेलिजेंस, या फिर प्रतिभाशाली, जीनियस। तो देखो, अगर किसी भी बच्चे का IQ 90 से 110 के मध्य है तो वो किस प्रकार का बालक है? सामान्य बुद्धि, एवरेज इंटेलिजेंस का लड़का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन,
एंड इवैल्यूएशन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये जो शब्द लिखा है इसमें व्यापक का क्या मतलब है हमें यही बताना है। ठीक है, व्यापक का यहाँ पर क्या मतलब है, इस शब्द का मतलब बताना है। ऑप्शन है कि सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र को एजुकेशनल एरिया का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इस व्यापक का जो मतलब हो गया, व्यापक का मतलब हो गया कि उसके शैक्षिक और सह शैक्षिक इन दोनों क्षेत्रों का जब आप मूल्यांकन कर रहे हो तभी आप व्यापक मूल्यांकन कर रहे हो। व्यापक का मतलब है बड़े स्तर पे मूल्यांकन आप तभी करोगे जब उसके क्या करोगे, शैक्षिक और सह शैक्षिक। शैक्षिक का मतलब हो गया कि चलो वो तो जो ज्ञान, किताबी ज्ञान लिया वो शैक्षिक हो गया, और सह शैक्षिक का मतलब कि उसके बाहर का ज्ञान, किताब से बाहर का ज्ञान, यानी कि वो समाज में किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल कर रहा है, उसके अंदर सामाजिकता किस प्रकार की है, नैतिकता किस प्रकार की है, और उसका भी जब आप मूल्यांकन करते हैं शैक्षिक के साथ साथ, वो होता है व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अगर शिवानी एक प्रश्न पूछती है, अगर शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं दे सकता तो शिक्षक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बंटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, और शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो देखो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ये नहीं कि शिवानी को आप चुप करा दें, शिवानी को चुप करा देंगे उसके अंदर अगले बार प्रश्न पूछने की हिम्मत ही नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए। आप बटा रहे हैं मतलब कि क्या कर रहे हैं, खुद आपके अंदर कमी है तो आप ये बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो शिवानी का ध्यान नहीं बटाएंगे। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, ये बात भी पूरी तरह से गलत है। वो आपसे पढ़ने आया है और आप ही जब कह देंगे कि मुझे नहीं आता है तो वो तो आपको फिर हल्के मिलेगा, वो आपको शिक्षक ही नहीं समझेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। आप उसे ये मोटिवेट करेंगे, ये कह देंगे कि देखो इसका उत्तर मैं बाद में आपको देता हूँ, तो और आप खुद ही समझिए और फिर बाद में उसका आंसर कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि बच्चों की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए। आंसर है, ऑप्शन है कि मतलब कि आपसे पूछा क्या है कि बच्चों की जिज्ञासा को कब शांत करना चाहिए। यानी अगर बच्चे के अंदर कोई क्यूरियोसिटी आई है, कोई जिज्ञासा आई है किसी चीज़ को लेके, तो आप उसको कब शांत करेंगे। ठीक है, आप कब शांत करेंगे। ऑप्शन है जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। देखो आप अगर बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की क्यूरियोसिटी आई, कोई जिज्ञासा आई, उसके अंदर कोई सवाल आया तुरंत के तुरंत, तो आप उस सवाल का उत्तर तुरंत के तुरंत दे के उसको समझाओगे कि कैसे आपको उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर तो वो जिज्ञासा है, यानी कि उसको तुरंत के तुरंत उस चीज़ को जानना है। तो आपको उसका उत्तर भी क्या करना है, उसे तुरंत ही देना है, तत्काल देना है जब उसको उसके अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, 48 है कि आप अनपढ़ इलिटरेट माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि आप एक अनपढ़ माता पिता हैं, एक पेरेंट्स हैं जो कि अनपढ़ हैं, इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनके बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है कि आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने के से रोकेंगे, या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49वां प्रश्न कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन यहाँ पर सर्वोत्तम है। ठीक है, ऑप्शन है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा
विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर आपको कौन सा कथन सर्वोत्तम है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यानी कहने का मतलब है कि सारे बच्चों में, यानी कि एक इंडिविजुअल जो भी लड़का है, सब में एक अपना एक विशिष्ट जो है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। वो कोई भी बच्चा हो, वो एक स्पेशल टैलेंट के साथ होता ही होता है। तो कोई भी दो बच्चे आपस में बराबर नहीं हो सकते, बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चे, इस बच्चे को भी मैथ में इंटरेस्ट है और इसको भी मैथ में इंटरेस्ट है, तो ये दोनों बराबर में हो गए, ऐसा नहीं है। एक ये हो सकता है कि एक को मैथ में इंटरेस्ट हो, उसका हो सकता है कि अर्थमेटिक स्ट्रांग हो और उसका जो रेखागणित है वो वीक हो। किसी का रेखागणित कमज़ोर है, उसका रेखागणित ही मजबूत है और उसका अर्थमेटिक कमज़ोर है। तो ये हो सकता है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है कि बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। ठीक है, जो ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का अधिनियम है, ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। ऑप्शन है कि 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का ये जो अधिनियम है ये लागू होता है। ठीक है, 52 क्वेश्चंस देखते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, तो जो शिक्षक होता है उसको अध्यापन विषय का भी और बाल मनोविज्ञान का, इन दोनों चीज़ों का जब उन्हें ज्ञान रहेगा तो वो कंप्लीट एक शिक्षक हो जाएंगे और वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ठीक है, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि। तो बच्चे का विकास, वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि है वो कौन सी है, मनोविश्लेषण विधि। साइको एनालिटिकल मेथड होता है वही सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर इन सभी से। तो देखो समाजीकरण तो ऐसी प्रक्रिया है जो सब जगह होती है, परिवार में भी होता है, विद्यालय में भी होता है, साथियों में भी होता है। तो समाजीकरण हर जगह होता है। तो यह इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत, जिसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सिफेलोकॉर्डल के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए कि सिफेलोकॉर्डल होता क्या है। दो प्रकार के प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है सिफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, इसका हिंदी हम पहले देख लेंगे, हिंदी समझना जरूरी है। क्या होता है, एक सिरस्थ सिद्धांत है और एक होता है दूरस्थ सिद्धांत। एक होता है दूरस्थ सिद्धांत।
ठीक है। एक होता है सिरस्थ सिद्धांत और एक होता है दूरस्थ सिद्धांत। सिरस्थ सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं सिफेलोकॉडल और दूरस्थ को कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो देखो सिरस्थ मतलब क्या होता है, सिरस्थ में नाम में ही सिर है, यानी कि जब विकास क्या होगा, सिर से पैर की तरफ होगा, विकास क्या होगा, सिर से पैर की तरफ होगा, उसको हम लोग सिरस्थ सिद्धांत कहेंगे। और वहीं दूरस्थ का मतलब होता है जब विकास क्या हो, आपके आपके बिल्कुल मध्य से दूर की तरफ विकास जाए, मध्य से दूर की तरफ जाए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो गए और यहाँ से विकास ऐसे जाए और यहाँ से विकास ऐसे हो, यानी कि आपके हाथों में विकास हो रहा है। ये क्या है? हाथी तो है आपका। तो आपके जब हाथों में विकास हो रहा है और इस प्रकार का जब विकास होता है उसको हम दूरस्थ विकास कहते हैं। और वहीं ये आपका सिर है, इस सिर से जब आपका विकास इस नीचे पैर की तरफ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सिरस्थ सिद्धांत। तो ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। विकास सिर से की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिरस्थ का मतलब सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 क्या कह रहा है कि मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। ठीक है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। तो व्यक्तिक विभिन्नता के जो निर्धारक तत्व होंगे वो मानव जाति की विविधता को आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के द्वारा ही क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। तो आपसे मतलब PSRN की फुल फॉर्म को पूछ रहा है। ठीक है, PSRN का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। ऑप्शन बी है समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप या फिर न्यूमेरेसी, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता या फिर और आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता या फिर अंक और ज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। PSRN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ये आपसे फुल फॉर्म ऐसे पूछ सकता है कि PSRN का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि वाइगॉत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, मतलब कि वाइगॉत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या बताया है? तो यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, देखो आपको अगर वाइगॉत्स्की कहीं दिख रहे हैं और अगर ऑप्शन में कहीं भी सामाजिक लिखा हुआ है, सामाजिक अंतःक्रिया, तो समझ लो कि ऑप्शन वही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाइगॉत्स्की अपने पूरे विकास का जो उन्होंने रूल दिया, जो विकास के बारे में उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सामाजिक अंतःक्रियाओं के बारे में ही जिक्र किया था। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने सामाजिक अंतःक्रियाओं के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, आपको ये बताना है कि गार्डनर ने 7 प्रकार के जो बुद्धि के सिद्धांत दिए थे इनमें से कौन सा चारों ऑप्शन में से नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषात्मक बुद्धि। तो देखो उन्होंने भावात्मक बुद्धि को कहीं पे भी जगह नहीं दिया अपने 7 प्रकार के बुद्धि में।
ठीक है। उन्होंने स्थान बुद्धि के बारे में बताया, उन्होंने अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के बारे में बताया और भाषात्मक बुद्धि के बारे में बताया, लेकिन भावनात्मक बुद्धि के बारे में कहीं नहीं बताया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा है कि बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। ठीक है। ऑप्शन है कि समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखेंगे यहाँ पर तो सारे ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बुद्धि के संबंध में सारे ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, आपसे पूछा था कि बच्चे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता कब आ जाती है। तो सेंसरी तंत्रिका तंत्र, सेंसरी या इसी को औपचारिक इसी को क्या कहते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं। दूसरा है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, या फिर औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो देखो इसका ऑप्शन पहले भी हम लोग टिक कर चुके हैं, वो हो जाएगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। इसी को कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस समय बच्चा तार्किक रूप से किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, सोच सकता है। ठीक है। और अमूर्त रूप से कब सोचेगा, वो सोचेगा औपचारिक संचालन प्रक्रिया में। बच्चा अमूर्त चीज़ों को सोचेगा। अमूर्त मतलब कि जो चीज़ें उसे दिख भी नहीं रही हैं उनके बारे में भी वो सोचने लगेगा। वो कब सोचेगा, औपचारिक संचालन प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि सहयोगात्मक रणनीति कॉपिंग स्ट्रैटेजी की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती हैं। ठीक है। कॉपिंग में, सहयोगात्मक रणनीति में महिलाएं निम्न में से किससे संबंधित नहीं होती हैं। ऑप्शन है स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, या फिर अनुकूलन। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है। अब कोई भी यहाँ पे सहयोगात्मक रणनीति अपना रहा है, कॉपिंग स्ट्रेटजी अपना रहा है, तो वो प्रतिरोध तो नहीं करने जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, उपरोक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो रहा है, व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। प्रश्न है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु, मेंटल एज 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज 4 वर्ष है, तो उसकी IQ कितनी होगी। ये प्रश्न पहले भी आ चुका था। इसे हम कैसे कर रहे थे, मेंटल एज, इसको हम कैसे लगाते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है। तो मेंटल एज कितना है इसका, 5 वर्ष, तो ऊपर 5 रख देंगे, नीचे क्रोनोलॉजिकल एज कितना है, 4 वर्ष, तो 4 रख देंगे, और गुणा 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 100 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 25, और 25 से 5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125। तो ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा, तो 125 ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों, फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। आपको बताना है कि रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है। ऑप्शन है वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, या फिर मौखिक प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि देखो आप अगर रचनात्मक निर्धारकों को जानना चाह रहे हो, यानी कि उसके रचनात्मक चीज़ों को जानना चाह रहे हो, यानी कि किसी भी चीज़ को कितने रचनात्मक तरीके से कह सकता है, यानी कि अपने दिमाग लगा के वो चीज़ों को क्या क्या कह रहा है,
ठीक है। यानी कि कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट को वो एज इट इज़ ना बोल के उसके बारे में अपने शब्दों में बता रहा है, उसको कहते हैं रचनात्मक निर्धारक। ठीक है। तो जब आप वार्तालाप कौशल करते हो तो आप उसके रचनात्मक निर्धारकों को जो है कि जान सकते हो। वार्तालाप कर रहे हो तो वार्तालाप करोगे, आप उससे बात कर रहे हैं, वो भी आपसे बात कर रहा है, तो वो अपने जो है कि शब्दों में चीज़ों को व्यक्त करेगा। वहीं परियोजना कार्य आप दे रहे हो, यानी कि कोई प्रोजेक्ट दे रहे हो, तो प्रोजेक्ट में भी क्या करेगा, वो अपने रचनात्मक तरीके से वो चीज़ों को बनाएगा, प्रोजेक्ट को बनाएगा। वहीं मौखिक प्रश्न कर रहे हो तो भी वो जो उत्तर देगा, मौखिक प्रश्न अगर आप करते हैं तो जो वो उत्तर देगा बच्चा, वो क्या होगा, अ, अपने रचनात्मक तरीके से बताएगा। लेकिन जब बहुविकल्पीय प्रश्न की बात आती है तो बहुविकल्पीय प्रश्न में बच्चे का रचनात्मक जो है कि स्तर बाहर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में आपने क्या किया कि एक क्वेश्चन दिया और उसके जो है कि चार आंसर जो है कि ऑप्शन दे दिए और उसको एक टिक कर देना है, तो इसमें रचनात्मकता तो कहीं से आई ही नहीं, है ना। वो क्रिएटिविटी तो लगाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं होती है, रचनात्मकता नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? यानी कि आपके कक्षा में कुछ छात्र बहुत ही मेधावी छात्र हैं, तो आप उनको कैसे टैकल करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? ऑप्शन है कि कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपके कक्षा में कुछ अति मेधावी छात्र हैं तो आप उन्हें समृद्धिकरण कार्यक्रमों, कुछ इनरिच्ड प्रोग्राम्स के द्वारा पढ़ाएंगे। क्योंकि भाई वो अति मेधावी हैं, आप उनको थोड़ा समृद्धिकरण कार्यक्रमों की तरफ ले जाएंगे और तब आप उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है। यानी कि नॉर्मल मेथड से वो चीज़ों को सीख चुके हैं, आप उनको थोड़ा सा अपर लेवल पे ले जाके और चीज़ों को पढ़ाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? नैदानिक परीक्षण, जिसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जो नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है कि कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम, रेमेडियल प्रोग्राम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ के कारणों का पता लगाना, या फिर छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। ठीक है। तो देखो, आपको बताना है कि नैदानिक परीक्षण आप डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों करते हो। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हो किसी भी बच्चे का, तो वो क्यों कर रहे हो? तो आप क्यों करते हो, क्योंकि, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अकादमिक कठिनाइयों, उसको जो एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ है उसके कारणों का पता लगाने के लिए हम लोग नैदानिक परीक्षण करते हैं। रेमेडियल प्रोग्राम जो होता है, उपचारात्मक कार्यक्रम, तो इसके बाद आता है। ठीक है। जब आप डायग्नोस्टिक कर लेते हो, यानी कि उसके अधिगम में, उसके अकादमिक कठिनाइयों में क्या क्या, मतलब उसको अकादमिक, उसके एकेडमिक में क्या क्या उसको कठिनाई हो रही है, जब आप जान जाते हैं, तब जाके आप उपचारात्मक कार्यक्रम चलाते हैं, एक रेमेडियल प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके तहत आप उन चीज़ों को सही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर उस एकेडमिक में कमज़ोर है, मैथ में कमज़ोर है, तो आप रेमेडियल प्रोग्राम लेके आएंगे, कहेंगे कि कक्षा में जितने भी बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं उनका शाम को एक और क्लास चलेगा 3 से 4, या फिर जो भी आप इस क्लास में उपस्थित होंगे, तो आपका जो भी मैथ का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो है कि अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का हम जब पता कर लेते हैं तब रेमेडियल प्रोग्राम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है और ये किसने कहा था? ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, BN झा, स्कीनर, डेविस, या फिर वुडवर्थ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा सही हो जाएगा, स्कीनर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो देखो, जो आधुनिक मनोविज्ञान है इसका अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है।
ऐसे जैसे कि मनोविज्ञान को कई भागों में बांटा गया था। जैसे सबसे पहले मन का जो है कि अध्ययन कहा जाता था, फिर आत्मा का, फिर शरीर का, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में इसको व्यवहार का अध्ययन कहा जाने लगा। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 70 है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, ठीक है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में और या फिर 6 वर्ष की आयु में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष की आयु में बालक हिंदी अक्षरों को जानने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्धि लब्धि आईक्यू मापन के जन्मदाता कौन है, ठीक है। बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? स्टर्न, बीने, टर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो बुद्धि लब्धि आईक्यू है उसके जो जन्मदाता हैं वो हैं टर्मन। क्या है? टर्मन, ठीक है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने दिया था? आपसे ये पूछ दे कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने दिया था, तो वो बीने ने दिया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहा है कि लब्धि आईक्यू मापन के जन्मदाता कौन है, तो जन्मदाता जो है कि टर्मन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 एलेक्सिया है। एलेक्सिया किस प्रकार से ग्रसित बच्चों को कहा जाता है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता। तो जो एलेक्सिया होता है वो होता है पढ़ने की अक्षमता, ठीक है। क्या होता है? एलेक्सिया जिस बच्चे को होगा उसे पढ़ने में वो अक्षम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एलेक्सिया का क्या हो जाएगा? पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या फिर 1900। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है वो माना जाता है वर्ष 1900। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं, ठीक है। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, फिर बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए प्रमापी परीक्षण कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो मानी जाती है 11 से 15 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ लेवल कितना होता है? जो जड़ बुद्धि बालक होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है ये हमें बताना है। तो 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या फिर 71 से कम। तो देखो जो जड़ बुद्धि बालक है उसको तो कुछ भी समझा दो आप वो नहीं समझता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 71 से कम जिसका IQ होता है उनको जो है कि हम लोग जड़ बुद्धि बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? 150, 280, 390 या फिर 460। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कुल 280 दिनों का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड। तो नवजात शिशु का जो भार होता है वो होता है 7 पाउंड, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या फिर बर्ट। ठीक है, तो जो बहुकारक सिद्धांत है वो दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं कि उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो उपनयन संस्कार होता था वो किया जाता था वैदिक
काल में, ठीक है, हमारे वैदिक काल में उपनयन संस्कार का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो देखो ये प्रश्न पहले भी पूछ चुका है, फिर से पूछ लिया। तो इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी टेट या फिर सीटेट में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं, आपका बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है सीडीपी का। तो देखते हैं कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षा का मतलब हो गया कि प्राइमरी लेवल का जो होगा वो। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का कह रहा है कि सामान्य परिपक्वन नॉर्मल मैचुरेशन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, यानी कि सामान्य परिपक्वन जो होता है, यानी कि पहले संवेदी प्रेरक अवस्था आती है, ठीक है, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था होती है, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था होती है, ठीक है, उसके बाद से क्या कहते हैं, क्या होती है, किशोरावस्था होती है। ये होता है आपका परिपक्वता का स्तर, यही होता है ना। और आपसे कह रहा है कि अगर सामान्य परिपक्वन जो नॉर्मल मैचुरेशन होती है, उससे पहले ही अगर आप किसी चीज़ को किसी को प्रशिक्षित कर रहे हो तो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाए, जो सही ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, सामान्य परिपक्वन से पहले अगर आप किसी को प्रशिक्षित करना चाह रहे हो, यानी कि अगर आप चाह रहे हो कि कोई पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा है, उसको आप चाह रहे हो कि उत्तर बाल्यावस्था की चीज़ों को सिखाना, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कहने का मतलब कि अगर एक 4 का बच्चा है, उसको आप 5 की किताबें अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ज़रूरी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि देखो, ये लाभकारी या हानिकारक इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का आपने प्रयोग किया है। यानी कि अगर आपने इंटरेस्टिंग मेथड से पढ़ाया है, तो यहाँ पर 4 में ही बच्चा 5 की चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकता है। आप अगर अच्छे शिक्षण विधि का प्रयोग किए हैं, आप अच्छे प्रशिक्षण का प्रयोग किए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो सीख जाए। वो अब आप गलत तरीके से पढ़ाएंगे तो वो लाभ हानिकारक भी हो सकता है कि अभी वो ना 4 का सीख पाया और ना ही 5 का सीख पाया। लेकिन वहीं आप अच्छे प्रशिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं तो वो लाभकारी भी हो सकता है। तो वही ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या फिर तटस्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अग्रोन्मुखी। बिल्कुल प्रोटेक्टिव मेथड आपको जो है कि भूमिका में आना पड़ेगा अगर आप एक माता पिता हैं और बच्चों को आप सीखने में मदद करना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या फिर घर। तो देखो, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को आप बहुत अच्छे से कहाँ परिभाषित कर पाओगे, वो कर पाओगे विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृद्धि पर। तो आप पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति आप भी वैसा ही व्यवहार करते हो जैसा कि आपके अभिभावक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। जो मानव विकास होता है वो किन दोनों के
जो है कि योगदान का परिणाम होता है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंशक्रम एवं वातावरण का। जो मानव विकास होता है वो कहीं ना कहीं वंशक्रम और वातावरण का क्या होता है, जो है कि परिणाम होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। ठीक है, वीडियो अनुरूपण प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर ये सभी। ठीक है, आपको प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसको आप बेहतर मान रहे हैं। तो देखो, आप प्राथमिक विद्यालय में अगर जो है कि बालक है, यानी कि 1 से 5 में अभी कहीं पढ़ता होगा बालक, तो आप उसको वीडियो अनुरूपण, वीडियो सिमुलेशन से चीज़ों को आप नहीं बेहतर जो है कि आप सिखा पाएंगे। प्रदर्शन आप डेमोन्स्ट्रेशन से भी बहुत अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको स्वयं से करने के लिए अगर आप दे रहे हैं, उसके स्वयं का जो अनुभव होगा वही उसको ले जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये बच्चे में फर्स्ट इंप्रेशन की बात हो रही है। फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी चीज़ का अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत चला गया तो बच्चा उस चीज़ से ज़िंदगी भर डरेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको स्वयं से अनुभव करने दीजिए, हर चीज़ का हैंड ऑन प्रैक्टिस करने दीजिए। और हैंड ऑन प्रैक्टिस जब बच्चा करेगा, उससे वो हो सकता है कि कुछ चीज़ों का खटास अनुभव ले, कुछ चीज़ों का बहुत ही अच्छा अनुभव ले सकता है। तो प्राथमिक अगर स्तर पर बालक है तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं कि विद्यार्थियों में अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ठीक है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या हो गया, 1 मिनट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 को देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। आपको बताना है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है कि सामाजिक अनुमोदन, सोशल अप्रूवल अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और सान्निध्य की आवश्यकता। तो आपसे पूछा है कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये कहीं से भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का जो है कि बच्चे का संबंध इससे नहीं है। अपशिष्ट पदार्थ निकलना ये एक क्या है, ये एक प्रकार से ये एक नियमित प्रक्रिया है जो होती ही है, इसका सामाजिक मनोवैज्ञानिक से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो 90 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्योंकि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है बच्चा, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख रहा है। ठीक है, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या फिर आकस्मिक अधिगम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक अधिगम। जब आप दूसरों को देख के सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सामाजिक अधिगम ही कर रहे हो। ठीक है, आप समाज में जा रहे हो, आप किस दूसरों को देखे और उनसे वो चीज़ें सीख लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, सामाजिक अधिगम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92
टू, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है। ऑप्शन है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो देखो, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं उनकी क्या विशेषता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वो बुद्धिमान बच्चे का विशेषता नहीं हो सकती है, वो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है, यानी कि ये कथन किसने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। पियाजे, पावलर, कोहलबर्ग या फिर स्किनर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये कथन है पियाजे का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनौपचारिक शिक्षा का। इनफॉर्मल एजुकेशन हमको परिवार से मिलता है। याद रखिएगा, फॉर्मल एजुकेशन हम जाके स्कूल में लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब हो गया किताबी ज्ञान, किताब में जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। और औपचारिक शिक्षा हम जाके कहाँ लेते हैं, स्कूल में। लेकिन हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहाँ लेते हैं, अपने परिवार में। इनफॉर्मल का मतलब हो गया कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान भी जो जहाँ पे मिलता है उसको हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक समाज में या विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, ठीक है, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आदर्श रूप से बर्ताव कर ही जो है कि शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, यह क्या दर्शाता है, विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए वो विद्यालय में काफ़ी बातें करती है। ठीक है, उसको उसके विचारों में घर को मान्यता नहीं मिल रही होगी, घर में वो किसी प्रकार को लेके कुंठित रहती होगी, इसलिए वो घर में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती। लेकिन विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता मिलती है। वो जो कहती है उस बात में कुछ लोग हाँ कहते हैं, उस बात में कुछ लोग उसको समझा देते हैं, समझाते हैं। तो उसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसलिए डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलने की प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ठीक है, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ठीक है, या फिर निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। या फिर डी ऑप्शन है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो देखो, यहाँ पे आपसे जो प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। यानी कि अगर एक 5वीं कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन सा बेहतरीन विकल्प होता है कि आपको एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप कौन सा सबसे इसमें से अच्छा ऑप्शन होगा जब आप एक कक्षा 5 को पढ़ाए हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को के उत्तर देने के लिए आप छात्रों को अभ्यास कराएंगे। यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनका आप अभ्यास कराएंगे, तो बच्चों को क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस प्रकार से प्रश्नों को करना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 का देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। ऑप्शन है कि गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर व्यवहारवाद सिद्धांत। तो ये जो है कि बर्फ की बड़ी चट्टान का जो सिद्धांत है ये देता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दिया गया है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसमें चेतना के 3 स्तर बताए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है कि मन का मानचित्र, माइंड मैपिंग संबंधित है। माइंड मैपिंग किससे संबंधित है ये हमें बताना है। बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या फिर मन का चित्र बनाने से, या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है। तो जो माइंड मैपिंग होता है वो किससे होता है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो जो 99 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100वां प्रश्न क्या कह रहा है कि को, यहाँ पे डैश डैश है यानी कि उसमें हमको भरना है, और को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो देखो, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। यानी कि अगर आपके कक्षा में अगर विद्यार्थी खुल के प्रश्न पूछ रहा है तो ये माना जा सकता है कि आप एक अभिप्रेरित शिक्षण वहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि बच्चों को आप प्रेरित कर रहे हैं कि हाँ आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। और आप अगर वो बच्चा पूछ रहा है तो आप उसकी क्यूरियोसिटी को शांत भी कर रहे हैं, यानी कि उसके प्रश्नों का आप उत्तर दे भी रहे हैं। तो आप जो है कि माना जा सकता है कि हाँ आपने अभिप्रेरित शिक्षण का प्रयोग किया है। ठीक है। इसमें और भी थोड़े से प्रश्न हैं, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। 101 प्रश्न क्या कह रहा है कि अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स मुख्य रूप से का हिस्सा है। ठीक है। किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास। तो जो अवधारणाओं का विकास है वो असल में किसका विकास है, वो कहीं ना कहीं किसका विकास है, बौद्धिक विकास है। अवधारणा का विकास बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। 102वां प्रश्न देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई, रीडिंग डिफिकल्टी का नहीं है। छोटे शिक्षार्थियों में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या फिर वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो देखो, जो पठन कठिनाई नहीं है वो है पठन गति और प्रवाह। ठीक है। ये पठन कठिनाई नहीं है। पठन कठिनाई तो वो होती है कि जब आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, यानी कि आप क्या लिखा है वो असल में पढ़ ही नहीं पा रहे, लेकिन जैसे ये लक्षण लिखा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लिखा क्या है, वो पठन कठिनाई होती है। यहाँ पर ये कह रहा है कि पठन गति और प्रवाह, ये कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। यहाँ पे आप पठन गति की बात कर दिए तो ये पठन कठिनाई में नहीं आया। आप वहाँ पे उसकी स्पीड को चेक कर रहे हैं। स्पीड का मतलब कि कितना फास्ट पढ़ रहा है, कितना एक्यूरेट पढ़ रहा है, वो पठन कठिनाई में नहीं आता है। पठन कठिनाई में शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई आता है। सुसंगत वर्तनी, स्पेलिंग कंसिस्टेंसी में आपको कठिनाई हो रही है, वो पठन कठिनाई है। शब्द एवं वर्ण एवं शब्द पहचान करने में दिक्कत है आपको, वो पठन कठिनाई है। लेकिन पठन गति और प्रवाह कहीं से भी पठन कठिनाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
और सबसे अंतिम क्वेश्चन है 103 103 प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश 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 देखा जाना चाहिए। यानी कि हमारी जो भारतीय समाज की बहुभाषिकता है उसको किस प्रकार से हमें देखना चाहिए, ठीक है ना। विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। यानी कि अगर आप भारतीय समाज में बहुभाषिकता है तो एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये विद्यालयी जीवन को क्या कर रहा है, समृद्ध बना रहा है। यानी कि उसमें क्या हो रहा है कि बहुत से भाषा के बच्चे हैं जो बहुत सारे अनुभव को लेके आएंगे और कहीं ना कहीं हम उनसे सीखेंगे, और सीखेंगे तो हमारा क्या होगा, समृद्ध हो रहा है। जो हमारा विद्यालयी जीवन है वो कहीं ना कहीं और हमें समृद्ध बना रहा है कि आज हम इस स्टेट में हैं तो हम इस स्टेट का भाषा जानते हैं, कल उस स्टेट में गए वहाँ के स्टेट के बारे में भी हम वहाँ का भी लैंग्वेज जानते हैं। तो बहुभाषिकता अगर कक्षा है तो उससे हमें समृद्ध बनने का मौका देता है विद्यालय, ठीक है। तो ये कुछ 100+ क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही 100 प्रश्नों के वीडियोस को 100+ के प्रश्नों को वीडियोस को डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 900 प्रश्न हैं जो कि प्रीवियसली हर सारे टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो ये क्वेश्चंस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और लूसेंट की ऑथेंटिसिटी हमें पता है, तो इस चीज़ को हमें तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम लोग 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।